हेलो एवरीबॉडी। स्टडी फंडा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमारी ये फ्री सीरीज चल रही है, आज उसी के एक और टॉपिक के साथ हम आए हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक अगर आप देखेंगे तो मेन एज साइलेंट विक्टिम्स ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स अराउंड मैस्कुलिनिटी। तो इसके ऊपर चलिए बातचीत शुरू करते हैं अपनी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपने पेपर 2 की तैयारी करने के लिए तो आप 6999 का कोर्स ले सकते हैं। इसमें जो लाइव क्लासेस हो रही हैं वो मैं ले रही हूँ। आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगा। तो जरूर इसमें इनरोल कीजिए अगर आपकी शुरुआत अभी भी पेपर 2 में नहीं हुई है तो। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले मेन एज साइलेंट विक्टिम्स ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स अराउंड मेस्कुलिनिटी में आपको ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में कीवर्ड्स है क्या। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपके स्टीरियोटाइप्स और मेस्कुलिनिटी पर हैं। तो ये दोनों कीवर्ड्स ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर देखा जाए मेन एज साइलेंट विक्टिम्स, इसको बहुत तरीके से डायसेक्ट किया जा सकता है। इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके एक्सटेंडेड वर्जन को पढ़ते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि हमको कैसे अपने आप को लिमिट करना है। ये टॉपिक का रेलेवेंस इसीलिए आपके पेपर के संदर्भ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी के कुछ समय में हमने बहुत ज्यादा मेन पर वायलेंस देखा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, अलग अलग तरीकों से देखा है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इतनी ज्यादा बातचीत मेन के राइट्स के लिए हो रही है तो क्यों ना हम एक टॉपिक अपना तैयार कर लें। तो इसीलिए ये टॉपिक आज आपको दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो देखिए, क्योंकि आपको देखो एक चीज हमेशा याद रखना है। गलती क्या कर सकते हैं लोग इसमें, कि वो डिमांड को समझने में गलती कर सकते हैं। अब मेन जो है वो साइलेंट विक्टिम्स हैं, इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो चाइल्ड की कस्टडी को लेकर हो जाए, एलिमनी को लेकर हो जाए, ऐसी कई सारी चीजों, डोमेस्टिक वायलेंस को देख के हो जाए, मेन के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये नहीं पता है काफी लोगों को, इस चीज के बारे में बातचीत नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने साइलेंट विक्टिम्स देखा जाए तो आपको बहुत सारे तरीकों से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं इस ऐसे में। लेकिन जैसे ही स्टीरियोटाइप्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको पूरा फोकस इसी पर करना है। ठीक है, कि लोगों के दिमाग में क्या धारणा है मेस्कुलिनिटी को लेकर। इवन लोग सबका अगर हम छोड़ दें, इवन जो एकदम यंग बॉयज होते हैं उनके दिमाग में भी क्या सोच आती है जैसे ही वो शब्द को सोचते हैं, हमारा वो डिमांड है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डिमांड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपने एक बार डिमांड पकड़ ली उसके बाद इसको अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप देखें, कई बार लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं। देखो, आई ऑलवेज से दिस थिंग, एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द एसे, देर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड यही बात सच है। अगर आपका डिमांड फुलफिल हो रहा है क्वेश्चन का, उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं, बस डिमांड को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें कि मैंने एक क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है, बट देखिए मैंने कितने अलग तरीके से किया है। सबसे पहले मैंने ये बोला है कि मेस्कुलिन जैसे ही ये शब्द सामने आता है तो लोग कहते हैं कि जितना आप अपने इमोशंस को कम दिखाएंगे उतना ज्यादा आप एक मैनली नेचर के हैं। तो मैंने यहाँ ये बोला कि बट व्हाट इज मेस्कुलिनिटी रियली। ठीक है, लेकिन मेस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, तो यहां पर जब मैं आपको बता रही हूं तो इसका मतलब है, concept of masculinity has long been associated with strength, stoicism and emotional resilience। तो यहां पर मैंने आपको तीन चार मेजर मेजर चीजें बता दी जो मेस्कुलिनिटी से रिलेटेड है। आपको ये पता है कि ज्यादातर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप तभी मेस्कुलिन हैं अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी करते हैं। ठीक है, अगर आप में इमोशनल रेजिलियंस अच्छा है, अच्छा अगर आपको ना सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीजों को आप रिलेट, आपके कुछ और भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड्स और भी कुछ मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने तीन किए हैं, आपको लगता है एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, जैसे ही पैराग्राफ एंड हो ही रहा था तो मैंने लास्ट में ना एक लिंकिंग सेंटेंस डाल दिया, क्योंकि अब मुझे अपने सेकंड पैराग्राफ पे शिफ्ट करना है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू लेट एवरीबडी नो कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पैराग्राफ्स की लिंकिंग होती जाए। अदरवाइज आप, कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब मैं कॉपीज चेक करती हूँ तो वो जब पैराग्राफ्स लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे पैराग्राफ अलग 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 हैं। अब उनको मिलाने का काम टीचर का है, ऐसा नहीं है, मिलाने का काम भी आपका है।
तो यहां पर मैंने ये बोला कि ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो मेस्कुलिनिटी ये सब है, बट हाउ एवर दिस नैरो डेफिनेशन हैज क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ साइलेंस अराउंड मेन्स वल्नरेबिलिटी एंड मेड देम अ साइलेंट सफर। तो यहाँ पर मैंने एकदम से वो दिन जज्बात बदल दिए। मैंने बोला कि हाँ भाई, तुम ये सब तो बोल रहे हो मेस्कुलिनिटी, बट एक्चुअली में ये सारे डेफिनेशन, ये नैरो डेफिनेशन की वजह से हो क्या रहा है, हम साइलेंट सफर क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों को सफर करने दे रहे हैं और शांति से करने दे रहे हैं, कोई इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। तो यहां से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लास्ट के सेंटेंस को मैं अपने पहले सेंटेंस, जो कि मेरा सेकंड पैराग्राफ का है, उससे लिंक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करती हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देखा हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेस्कुलिनिटी के बारे में ज्यादा बातचीत की। अब मैं सेकंड पैराग्राफ में क्या करूंगी, और इसके बारे में डेप्थ में जाऊंगी और थोड़ा और बातचीत करूंगी। फिर जब मैं यहाँ देखूंगी तो मैं उसको ना, अपनी बात मैंने इतनी बात कर दी, बट मेरी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई एग्जाम्पल तो होनी चाहिए। तो मैं जब अपने तीसरे पैराग्राफ में आऊंगी तो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें इधर इस वाले पैराग्राफ में, तो मैंने इस पैराग्राफ में काफी सारे स्टीरियोटाइप्स इंक्लूड कर रखे हैं, काफी सारे स्टीरियोटाइप्स। इस पैराग्राफ में मैंने काफी स्टीरियोटाइप इंक्लूड किए हैं। उसके बाद यहाँ एक सब्सटैंशिएशन किया है। इस सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मैंने ये बता दिया है कि भाई तुम किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स को हैंडल करोगे। एंड लास्ट में अपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया है कि क्यों एक्चुअली में हम इस चीज की बातचीत करना चाहते हैं, क्या जरूरी है ये बातचीत करना, क्या मेंस के राइट के बारे में बात करना चाहिए, क्या वो एक विक्टिम है उनके बारे में जरूरी है भी कि नहीं। तो ये लास्ट पैराग्राफ मैंने उसको इंटायरली डिवोट किया है। तो आइए, जब हम यहाँ, वैसे आप पढ़ सकते हैं, जब मैं स्टीरियोटाइप्स की बात करती हूँ तो वैसे मैंने बोल दिया है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करो, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाओ। इवन नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ब्रेड अर्नर हैं अपने परिवार के, आप एक प्रोटेक्टर हैं, आप एक प्रोवाइडर हैं, और ये सब काम आप विदाउट कंप्लेंट कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी उस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि वो आपको कंप्लेंट करने के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगी। अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि आप एक मेस्कुलिन नहीं है, आप इतने मैनली नेचर के नहीं हैं। और यही तो स्टीरियोटाइप्स है ना हमारे समाज में, जो क्या करते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी कोई एज सच इज्जत होगी नहीं समाज में, और यही हमारे समाज की रियलिटी है। आप डोमिनेट करें डिसीजन मेकिंग में, आप हार्डशिप साइलेंटली इंड्योर कर लें। अगर आपने देखा भी हो अपने परिवार में, तो कितना आपके जो मेल होते हैं फैमिली में हमारे, वो ज्यादातर कभी हार्डशिप आता है तो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा अपने इमोशंस को शो नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। तो वो सोसाइटी ने उस तरीके से उनको बना दिया है। ठीक है, इवन रिलेशनशिप्स में भी उनको बोला जाता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मेरे को ये वाली लाइन आप देखना बहुत अच्छी लगी, दीज रिजिड एक्सपेक्टेशंस लिव लिटिल रूम फॉर इमोशनल फ्रीडम। नोट करो, ये इमोशनल फ्रीडम एक बड़ा ही अच्छा शब्द है, कि इस सारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से, इस सारे स्टीरियोटाइप्स की वजह से जो इमोशनल फ्रीडम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जिसके कारणवश आप अगर देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो 72%, अगर मान लेते हैं मैं, मुझे 72 याद नहीं हो रहा, 70 याद कर लो, कोई बात नहीं, 2% का इधर उधर कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट इतना मत फर्क कर देना कि 6, यहाँ पर आप लिख दो 40 लिख दो या 50 लिख दो, इतना मत फर्क करना। 70% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर डेटा में उधर इधर उधर होता है तो कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर हाँ, ये भी हो सकता है कि मान लो कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप मोर देन भी कर सकते हो, कि मोर देन 70%। ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये आपको एक सेफ स्पेस देते हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी आपके आंसर को काटे ना, इसके लिए अगर आप मोर देन, लेस देन, अप्रोक्सीमेटली, नियरली, इन सारे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि ठीक है यार, ये सही तो बोल रहा है, मोर देन ही तो है, लेस देन ही तो है, जो भी डिमांड होगा ऐसे का, मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पर आप मोर देन 70% लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपने ये कहा कि यार इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो मेन का जो सुसाइड रेट है, इट इज ऑलमोस्ट 72%। मतलब जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, लगभग 1.67 लाख पीपल जो है वो सुसाइड की वजह से उनका देहांत हो जाता है सालाना हमारे देश में। तो उसमें अगर देखा जाए तो 72% हमारे मेन हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, देखो अगर आपको याद हो तो स्कूल में गुड टच बैड टच कैंपेन शुरू होता है। देखो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो स्टीरियोटाइप्स है, क्योंकि ये समाज की उपज है, समाज ने ये सारी चीजें बनाई हैं, तो समाज को अपने ही लेवल पर इन सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिसी में ज्यादा अंतर करने से कोई फर्क दिख सकता है। हाँ, अगर
पॉलिटिकल विल हो, अगर ज्यादा इस चीज की कैंपेनिंग टीवीज में हो, हाँ, मीडिया हाउस से ज्यादा इस चीज की बात करें, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास वर्ड भी तो 300 ही है ना। तो उन 300 शब्दों का इस्तेमाल करके जो भी आपको दो तीन सोल्यूशन दिमाग में आते हैं वो आप लिख दो। तो यहाँ पर मैंने ये बोला कि गुड टच बैड टच कैंपेन जो स्कूल में चलाया गया था, क्यों ना हम लोग अपने जड़ों पे जाए। हम लोग बच्चों को, जो अभी बॉयज हैं, हम ये ना करें कि हम अडल्ट जब वो बन जाएं या एडोलेसेंट जब वो हो जाए तब हम उनको समझाएं कि भाई देखो तुम भी इमोशनल फ्रीडम डिजर्व करते हो। नहीं, हम क्या करते हैं, हम स्कूल में ही बोलते हैं कि बॉयज डू क्राई कैंपेन। हम ये कैंपेन चलाते हैं और बॉयज को इस बारे में अवगत करवाते हैं कि आप बिल्कुल रो सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। बचपन से ही अगर ये हैबिट होगी, बचपन से ही ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और बीट इवन ट्रांसजेंडर, दे ऑल विल बी नोइंग कि यार मेन भी विक्टिम हो सकते हैं। हम हमेशा उनसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान तो वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला ये बताया, दूसरा ये बोला कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सारे केसेस में ना मेन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी के केसेस अगर आपको पता हो, तो लगभग, वैसे इतना कोई डेटा एग्जैक्ट तो किसी रिपोर्ट में नहीं है, बट कहा जाता है कि 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो फेक केसेस होते हैं। इन सब कारणों की वजह से क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जेंडर न्यूट्रल लॉज को लेकर आए, ताकि मेन को ये ना लगे कि अगर हम कोर्ट जा रहे हैं तो हमारी राइट्स के लिए कोई लड़ेगा नहीं। ठीक है। एंड दिन मैंने इस पैराग्राफ को एंड किया और अपने ये बात कही कि मेन कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम। चलो ये बात हो गई। कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो उसमें हम ये कहते हैं कि 52% आबादी जो है वो मेन की है। इतनी प्रतिशत आबादी जो इतना ज्यादा इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करती है, उनको हम सिर्फ इन्हीं कारणों के, स्टीरियोटाइप्स की वजह से हम उनको सफर करने नहीं दे सकते हैं। ब्रेकिंग दीज नॉर्म्स इज नॉट जस्ट अबाउट हेल्पिंग men, it is about creating a healthier, more balanced society where everyone can thrive emotionally, mentally and socially। आपके समाज का हमेशा ये विजन होना चाहिए कि हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जहां इमोशनली, मेंटली एंड सोशली हर एक वर्ग के लोग जो है वो डेवलप कर सके। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में, मैंने लास्ट में अगर आप देखें तो किसी जेंडर के बारे में बात नहीं की। मैंने बोला कि एक सोसाइटी, अगर मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ बताया है। 309 शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने इस ऐसे को खत्म किया है, और यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसे ही काफी सारे टॉपिक्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो ये सारे टॉपिक्स, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पेपर 2 में हेल्प होगा। सीपीएफ का एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो जितना ज्यादा अपने आप को रगड़ सकते हो रगड़ दो, ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली क्लास में मिलते हैं।